प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है अंग्रेज़ों के आगमन। भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों के आगमन और यहाँ पर उनके व्यापारिक सुविधाएं, एकाधिकार प्राप्त करने के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कि उसमें ऐसी क्या चीज़ें थी, ऐसी क्या सिस्टम था, व्यवस्था थी, कमियां थी, जिसके कारण एक व्यापारिक ब्रिटिश कंपनी, जिसका उद्देश्य व्यापार करने के लिए जिसको स्थापित किया गया हो, और वो कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करके भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता बन जाती है, शक्ति बन जाती है, और धीरे धीरे देशी राज्यों को पराजित करके एक तरह से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लेती है और भारत में राजनीतिक एकाधिकार प्राप्त कर लेती है, जिसके लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को लंबा संघर्ष के बाद 1947 में बड़े कठिन परिश्रम के बाद देश को आज़ाद कराया गया। तो हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ों के भारत में आगमन के समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या इतनी ज़्यादा खराब थी, किस तरह की परिस्थितियाँ थी, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हम मुगल साम्राज्य की। जैसा कि आप जानते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही एक बड़े युग का, एक बड़े राजनीतिक अध्याय समाप्त हो जाता है, और मुगलों की जो सार्वभौमिक सत्ता थी वो लगभग स्नेह वो समाप्त होने लगती है। भले ही हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी मुगल साम्राज्य का अस्तित्व बना रहा, और फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि वो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में बहादुर शाह जफर तक मुगल सम्राट गद्दी पर बैठते रहे, लेकिन उसका वास्तविक जो राजनीतिक सार्वभौमिक जो एकाधिकार था, महत्व था, वो लगभग इसके 50 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। तो आप देखते हैं कि शक्तिशाली सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में विभिन्न प्रांतों के सूबेदार केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। दूसरी ओर औरंगजेब के पश्चात उसके वंशजों में कोई भी अधिक समय तक राज्य नहीं कर सका, कोई भी योग्य नहीं था, और मुगलों में जो उत्तराधिकार का नियम नहीं था, उसके कारण अमीरों के षड्यंत्र और शक्ति के बल पर मुगल राज सिंहासन पर अधिकार किया जाने लगा। वस्तुतः 18वीं सदी के मध्य में भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मराठा शक्ति ने इस शून्यता को भरने का प्रयास किया तथा उत्तर भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, सिंध तथा भारत के विभिन्न सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अतः उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मराठों को अब्दाली से लोहा लेना पड़ा। 1761 में दोनों पक्षों के मध्य पानीपत का जो निर्णायक युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को, तो जिसमें मराठों की निर्णायक पराजय हुई और अब्दाली मुगल साम्राज्य की बागडोर अपने भारतीय समर्थकों को सौंपकर वापस लौट जाता है। इस प्रकार अंग्रेजों के आगमन के समय देश की राजनीतिक अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था, और यूरोपीय शक्तियां देश की इस अव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए व्याकुल थी, तत्पर थी। अंग्रेजों को इसी राजनीतिक सिस्टम व्यवस्था की जरूरत थी, जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहे, उनकी फूट का फायदा उठाकर वो अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए।
औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। आप देखते हैं कि मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। प्रत्येक मुगल सम्राट की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उनमें गद्दी प्राप्त करने के लिए आपस में युद्ध और लड़ाई झगड़े होते रहे। सबसे पहले आप देखते हैं कि शहजादा विजयी होता था, फिर मुगल सिंहासन में आसीन हो जाता था। शाहजहां और औरंगजेब के इस दोनों ने भी उत्तराधिकार के युद्ध के माध्यम से गद्दी प्राप्त की थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 गद्दी पर बैठा, लेकिन उसने राजपूतों, सिखों और मराठों को अपना शत्रु बना लिया और उसकी मृत्यु के बाद फर्रुखशियर बादशाह बना। फर्रुखशियर सैयद बंधुओं में सत्ता के खुलकर संघर्ष हुआ। रफ़ी-उद-दर्जा, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह 1748 में गद्दी पर बैठा और इसके बाद मोहम्मद शाह के पश्चात अहमद शाह ने 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया। दोनों में से कोई भी सामर्थ्य नहीं थी कि वो मुगल साम्राज्य के पतन को रोक सके। अतः स्पष्ट है कि उत्तर मुगलों के समय अमीरों के षड्यंत्र और मुगलों की केंद्रीय सत्ता अत्यधिक कमजोर हो गई और ऐसे समय में सभी शक्तियों ने बहती गंगा में हाथ धोने का कार्य किया। अनेक महत्वाकांक्षी सामंत और सूबेदारों ने अपने अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना प्रारंभ किया। कुछ उदय मुगल सम्रांतों के सूबेदार स्वायत्तता का दावा करने के कारण हुआ, तो कुछ अन्य शक्तियां मुगल सत्ता के प्रति बगावत का परिणाम थी। स्वायत्त शासी राज्यों का उदय, तो इनमें अपन बात करते हैं कि अन्य क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसके कुछ राज्यों के संस्थापक तो इतने चतुर निकले कि अपना पृथक राज्य स्थापित करने में सफल हुए। तो ऐसे राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो राज्य था वो था हैदराबाद। हैदराबाद दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिलखलीज खान उर्फ निजाम उल मुल्क। औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर में था। बहादुर शाह प्रथम ने मुगल सम्राट बनने पर चिलखलीज खान को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद चिलखलीज खान ने जहांगीर शाह के विरुद्ध फर्रुखशियर की सहायता की। अतः फर्रुखशियर ने बादशाह बनने पर चिलखलीज खान को दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबेदारी दी और खान खाना और निजाम उल मुल्क फतेह जंग की उपाधि प्रदान की। 1715 ईस्वी में उसने पुनः दिल्ली बुलाया गया और मोहम्मद मुरादाबाद की और मालवा की सूबेदारी भी दी गई। निजाम उल मुल्क मालवा में अपनी शक्ति का विस्तार किया, जिसने सैयद बंधु से ईर्ष्या करने लगे। सैयद बंधुओं ने बादशाह फर्रुखशियर का दबाव डालकर दिलावर खान को मालवा का सूबेदार बना दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन स्वायत्त राज्यों में जो मुगल राज्य की कमजोरी और उसके जो अस्थिरता और जो मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, उनमें जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, उनमें पहला राज्य था हैदराबाद। दूसरी बात करते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1707 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नायब नाजिर तथा उड़ीसा का नाजिम था। 1713 में फर्रुखशियर के शासनकाल में उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह शक्तिशाली, ईमानदार और योग्य शासक था। वह न्यायप्रिय भी था तथा शांति और व्यवस्था का सदैव रक्षा करता था। उसके शासनकाल में सुख समृद्धि बढ़ी और व्यापार को प्रोत्साहन मिला। यानी मुर्शिद कुली खां बंगाल का नाजिब था और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसने एक बेहतरीन सुशासन लोगों को दिया, जिसमें इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में आर्थिक समृद्धि स्थापित हुई। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खां बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार बना। मुगल सम्राट ने उसकी मान्यता दे दी और 1733 में बिहार का सूबा भी उसे प्रदान किया गया। इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों सूबे उसके शासन के अंतर्गत आ गए। केंद्रीय सत्ता का प्रभाव नामात्र का रह गया। उसके शासनकाल में भी इन सूबों में शांति बनी रही और बंगाल समृद्धशाली बना रहा। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज का नया सूबेदार बना। वह अत्यधिक विलासी निकला। परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था तेजी से बिगड़ने लगी। ऐसी स्थिति में बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खान ने आक्रमण कर दिया और
घमासान युद्ध में सरफराज खां परास्त हुआ और मारा गया और अलीवर्दी खां ने तीनों सूबों यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर 1739 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने अधिकार कर लिया। अलीवर्दी खां ने इन तीनों सूबों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1739 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक शासन किया। उसने मराठों के आक्रमणों का निरंतर सामना करना पड़ा। नागपुर का रघुजी भोंसले पेशवा का प्रतिद्वंदी सरदार था ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दावे मारने शुरू कर दिए। उसके प्रतिनिधि भास्कर पंत ने अलीवर्दी खां की सेना को कई बार पराजित किया। अलीवर्दी खां ने षड्यंत्र रचकर भास्कर पंत सहित कई मराठा सरदारों को मरवा दिया और क्रोधित रघुजी भोंसले ने तीनों सूबों को पदक्रांत कर डाला। विवश होकर अलीवर्दी खां को इनसे समझौता करना पड़ा मराठों के साथ। समझौते के अनुसार जो उड़ीसा है मराठों को सौंप दिया गया और बंगाल, बिहार की चौथ के बदले में रघुजी को 12 लाख रुपए वार्षिक देने का वचन भी देना पड़ा। अलीवर्दी खां की बंगाल का नवाब बनाने में हिंदू व्यापारियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अतः अलीवर्दी खां ने भी अपने शासनकाल में हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए। ऐसे लोगों में राय दुर्लभ, जगत सेठ, मेहताब राय, स्वरूप चंद, राजा रामनारायण, राजा मानिक चंद आदि प्रमुख थे। हिंदू व्यापारियों के प्रभाव का मुख्य कारण बंगाल के व्यापार पर उनका एकाधिकार था। अलीवर्दी खां ने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटी पुत्री के लड़के यानी अपने दोहे थे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अतः 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ और जिसका विस्तृत विवरण हम आगे हमारे जो अगले वीडियो होंगे उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा राज्य था अवध। अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां उर्फ बुरहान मुल्क था। शहादत खां वह बंगाल मुगल दरबार में ईरानी अमीरों का नेता था। वह निजाम उल मुल्क का प्रतिद्वंदी था। सैयद बंधुओं के पतन में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बदले उसे शहादत खां की उपाधि तथा आगरा की सूबेदारी प्रदान की गई थी। 1722 में उसे अवध की सूबेदारी प्रदान की गई। इसी समय अवध के स्वायत्त शासी राज्य के इतिहास का प्रारंभ होता है। यानी शहादत खां ने 1722 ईस्वी में अवध के राज्य की स्थापना की। 1737 में उसने मराठों की एक छोटी सी सेना को पराजित कर मुगल सम्राट को यह सूचना भिजवा दी कि उसने पेशवा बाजीराव को चंबल के पार खदेड़ दिया है। इससे क्रोधित होकर बाजीराव ने दिल्ली पर धावा बोलकर शहादत खां को पोल खोल दी। उससे मुगल दरबार में शहादत खां की प्रतिष्ठा गिर गई। कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण तथा मुगल सम्राट के अपमान में उसकी भूमिका रही। 1739 ईस्वी में शहादत खां की मृत्यु हो गई। शहादत खां के बाद उसका भतीजा दामाद सफदरजंग अवध का नया सूबेदार बना। 1748 में बादशाह ने उसे साम्राज्य के वजीर पद पर नियुक्त किया और थोड़े दिनों बाद इलाहाबाद का सूबा भी उसे सौंप दिया। अब सफदरजंग ने अवध की सीमा पर आबाद रुहेलों और पठानों को दबाने का प्रयास किया। रुहेले और पठान फर्रुखाबाद और रुहेलखंड में बसे हुए थे और वे प्राय अवध के क्षेत्रों में लूटमार करते थे। सफदरजंग ने इसके दमन में जयप्पा सिंधिया और मल्हारराव होलकर तथा सूरजमल जाट का सहयोग लिया। 22 अप्रैल 1752 को उसने अब्दाली के विरुद्ध मराठों से समझौता किया, परंतु सम्राट ने उसको रद्द करते हुए पंजाब अब्दाली को सौंप दिया। इस प्रकार सम्राट और वजीर में अघोषित युद्ध छिड़ गया। इसमें वजीर को परास्त होना पड़ा। सफदरजंग वजीर पद को छोड़कर अपने सूबे में चला गया और अक्टूबर 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई अवध में। सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। उसके समय में अवध की राजनीति में गंभीर परिवर्तन हुए। उसने मुगल शाहजादा अली गौहर को अपने राज्य में शरण दी। उसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अब्दाली का साथ दिया। अल गौहर के मुगल बादशाह बनने पर 1762 ईस्वी में उसे वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम को अपने राज्य में शरण दी और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध
लड़ा, इस युद्ध में उसकी पराजय हुई, तब से अवध अंग्रेज़ों के प्रभाव में चला गया। यानी बक्सर के युद्ध के पश्चात जिस शहादत खान ने अवध के राज्य की स्थापना की थी वो अंग्रेज़ों के प्रभाव में चला गया। धन्यवाद।